शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मेहमान समारिक और मेरे साथ हैं रूबिका। और इससे पहले कि हम फास्ट एंड फैक्ट्स शुरू करें, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अब से 58 मिनट बाद का वक्त फिक्स कर लीजिए। फतेह का फतवा आपका इंतजार कर रहा है। फतवा फैसला नहीं होता, लेकिन फैसले तो चल रहे हैं सर। वो आपका हिंदुस्तानी था, सलमान रुश्दी, वो पूरी दुनिया में भागे। मुझे आपकी बात से वो गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फास्ट एंड फैक्ट्स की। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने अपने नेताओं को विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया है। पीएम ने नोटबंदी को जहां सफल बताया, वहीं रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए दबाव नहीं बनाने के लिए भी कहा। दिल्ली में 2 दिन की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी मंत्र के साथ खत्म हो गई। पीएम मोदी ने अपने नेताओं से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने को कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि संगठन की एकता से जीत को सुनिश्चित किया जाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि नोटबंदी के विरोध को जनता ने नकार दिया है और जनता हमारे साथ है और जीत हमारी ही होगी। हमें इस बात का बहुत आश्वासन है कि गरीब देश के गरीबों ने नोटबंदी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकारा है, उसको ओन अप किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैंने स्वयं अपील की थी कि कुछ दिन के लिए कठिनाई होगी, लेकिन देश की जनता ने उस कठिनाई को नैसर्गिक रूप से स्वीकार करते हुए इस महान बदलाव के ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि सिर्फ संबंधों के आधार पर नहीं, बल्कि काम करने वालों को टिकट मिले। पीएम ने कहा कि अपने रिश्तेदारों और जानने वालों को टिकट देने के लिए ना तो दबाव दिया जाना चाहिए और ना ही उन्हें टिकट दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, जमीन पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आज जब देश में पारदर्शिता का माहौल बन रहा है, तो हमें राजनीतिक प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाना पड़ेगा। और उन्होंने विशेष रूप से पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा की। पॉलिटिकल फंडिंग में शुचिता आए, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता आए। भाजपा इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी। विपक्ष ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। ये भाजपा डिमोनेटाइजेशन को अगर बहुत अच्छा समझ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पे जो हकीकत है, आज हर व्यापारी, हर बिजनेसमैन, जो गरीब से लेके ऊपर तक सारे लोग जो हैं क्राइसिस में है। अफरा तफरी बिल्कुल फैली हुई है और आई डोंट नो किस तरह से इसको फायदेमंद होता है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना के शौर्य का कार्य है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इसलिए उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आर्थिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक प्रस्ताव में नोटबंदी पर सरकार का पक्ष रखा। जेटली ने कहा कि नोटबंदी सफल रहा है, इससे लंबी अवधि में इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, समाजवादी पार्टी में अभी तक सुलह की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है। लखनऊ में आज मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक हुई है। बैठक में शिवपाल यादव, आजम खान, अंबिका चौधरी, नारद राय और ओम प्रकाश सिंह शामिल थे। बैठक में सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। खबर है कि एमएलए एमएलसी के समर्थन वाला एफिडेविट लेकर रामगोपाल चुनाव आयोग जाने वाले हैं। रामगोपाल ने एफिडेविट की एक कॉपी मुलायम सिंह के दिल्ली आवास पर भेजी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो बीएसपी इसे ड्रामा बता रही है। हम शुरू से कह रहे हैं ये नाटक है, ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भ्रमित करने का एक्ट है। पूरा यादव परिवार भ्रष्टाचार और हर प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। समाजवादी पार्टी एक अंतहीन फैमिली ड्रामा का हिस्सा बन गई है। उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो रही है। उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल इन लोगों के शासन में तबाह रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश और मुलायम गुट चुनाव आयोग में जाकर पार्टी पर अपना हक जता चुके हैं। अखिलेश गुट ने करीब 220 विधायक और 56 एमएलसी के समर्थन का दावा किया है। रामगोपाल यादव कुछ देर में अपने गुट के समर्थन में एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग जाने वाले हैं। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यह दावा किया है कि यूपी में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
मायावती ने आज बीएसपी विधायकों और उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मायावती नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधने से नहीं चुकी। बीएसपी के सभी उम्मीदवारों की भी ये संयुक्त बैठक बुलाई गई है ताकि फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सके। प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन इस्तेमाल किए जा रहे किस्म किस्म के हथकंडों से भी सावधान करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। बीएसपी ने अब तक 300 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीएसपी की लिस्ट में 27 मुस्लिम, 22 दलित उम्मीदवार शामिल हैं। बीएसपी ने 86 मुस्लिम और 66 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीएसपी की तरफ से बाकी 103 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी अभी बाकी है। विवादित बयान के बाद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मेरठ में साक्षी महाराज ने देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए एक धर्म विशेष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि देश में जनसंख्या के कारण समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवियों और 40 बच्चों की बात करते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया। तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे। क्या मैंने कहा वो विशुद्ध संत सम्मेलन था, न कोई बीजेपी का कार्यकर्ता था, न किसी पार्टी का कार्यकर्ता था। तो क्या अपने घर में अपने साधुओं से भी कोई बात नहीं कह सकता? साक्षी महाराज के इस बयान के बाद बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया तो साक्षी विपक्ष और मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए। इस तरह के जो बयान है, इस तरह के बयान को हम नहीं मानते कि ये सरकार का और न तो बीजेपी का, दोनों इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो पहले भी इस तरह से करते आए हैं मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो हमारा मानना यह है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जनसंख्या बढ़ाने में वो लोग दोषी हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चे रखते हैं। कितना बेतुका बयान है, और इस तरह के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। जिला प्रशासन ने भी मामले की जाँच की बात कही है। साक्षी महाराज के टिप्पणी पर अभी आयोग से आख्या मांगी गई है, जिसका एडीएम सिटी और एसपी सिटी द्वारा स्वयं जांच करके अभी आख्या आते ही आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी। साक्षी महाराज इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। साक्षी महाराज ने कहा था कि इस्लाम धर्म में महिलाओं की इज्जत जूती की तरह होती है। इसके अलावा साक्षी ने कहा था कि जो लोग देश विरोधी नारा लगाते हैं उन्हें या तो गोली मार देना चाहिए या फांसी पर लटका देना चाहिए। साक्षी महाराज बोल चुके हैं कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन लेना चाहिए। साक्षी ने कहा था कि मांस खाने वाले राहुल ने केदारनाथ का दर्शन किया, इसलिए धरती पर कहर फूटा था। साक्षी महाराज के बयान पर चुनाव आयोग ने मेरठ जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में सरेआम छेड़छाड़ का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सुमित वर्मा नाम के लड़के ने पहले तो सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ की और फिर उसका वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया। छेड़छाड़ का ये वीडियो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस इलाके में बनाया गया है। हैरानी की बात है कि YouTube पर वीडियो अपलोड होने के बावजूद दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। छेड़छाड़ करते वक्त जैसे सुमित को पुलिस और आसपास के लोगों का भी खौफ नहीं रहा। हमारा रिएक्शन बस यही है कि ये जो मॉलेस्टेशन हो रहा है गर्ल्स के साथ, ये एक सीरियस क्राइम है, इसको जोक बना दिया गया है। तो इन लोगों के अगेंस्ट मतलब इनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को पनिश करना चाहिए। हम सहते भी हैं और हमारे ऊपर फिर मजाक भी उड़ाया जाता है। ये कहाँ का कानून हुआ? हर कोई इंसान देख रहा है, उसके मॉम डैड देख रहे हैं, क्या उसको इस चीज़ का वो नहीं है कि उसके घर वाले क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। सो आई थिंक उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। हालांकि YouTube पर वीडियो देखने के बाद लोगों ने इसे Facebook पर अपलोड कर सुमित के खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाई, तो सुमित ने माफी मांगकर वीडियो डिलीट कर दिया। मॉलेस्टेशन के सेक्शन में केस दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। जो कंसर्न्ड विक्टिम महिला है उससे कांटेक्ट भी हो गया है और जो आगे का लीगल प्रोसेस है उसको
पूरा करने और पूरा करने की कवायद चल रही है। छेड़खानी के आरोप पर आईपीसी की धारा 354 के तहत कार्रवाई, दोष साबित होने पर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। आरोपी सुमित ने वीडियो यूट्यूब चैनल पर फनीएस्ट इंडियन यूट्यूब प्रैंक ऑफ 2017 के नाम से अपलोड किया। ओडिशा के अंगुल में एक पिता को अपनी बेटी के शव को कंधे पर लेकर 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। ओडिशा से बेबसी की एक और तस्वीर सामने आई है। गति ढीबर नाम के पिता को अपनी बेटी का शव घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद वो 5 साल की बेटी के शव को कंधे पर उठाकर सीधे 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट तक ले गए। डीएम ने हेल्थ सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड और जूनियर मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है और एसडीएमओ से सफाई मांगी है। घटना पर विपक्ष ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। गलत हुआ है, इसमें कोई टेम्पररी स्टाफ को सस्पेंड किया है, इसमें मालूम नहीं पड़ता क्या सीरियसनेस है। करोड़ों रुपया सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन गरीबों के लिए कोई मदद नहीं है। उड़ीसा सरकार के पास सुविधाएं नहीं है या वो गरीबों के प्रति उदासीन है। जरूरी है कि जिस अस्पताल ने उस गरीब बाप को एम्बुलेंस नहीं दी, उसके ऊपर कड़क कार्रवाई हो। शव को बहुत सम्मान देना चाहिए, कम से कम उनका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से हो सके, और उसको देने में भी वो असफल हो रही है सरकार। कुछ महीने पहले ओडिशा के ही दाना माझी को भी अपनी पत्नी के शव को कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर चलना पड़ा था। देश में 27% मौत की वजह सही इलाज न मिलने से होती है। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है। 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कोई सर्जन नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टरों की कमी है। साल 2013 से 2016 के बीच करीब 4,701 डॉक्टर देश से बाहर गए। विराट कोहली ने खुलासा किया है कि धोनी ने उन्हें कई बार टीम से बाहर होने से बचाया है। कोहली ने BCCI.TV को दिए इंटरव्यू में MS धोनी की जमकर तारीफ की है। विराट कोहली ने धोनी को अपना संरक्षक बताया और कहा कि मुश्किल दौर में उन्होंने कप्तान और सीनियर खिलाड़ी के रूप में उनका हमेशा साथ दिया। कोहली ने कहा है कि धोनी का नाम आते ही दिमाग में पहला शब्द जो आता है वो कप्तान है। मेरे लिए धोनी हमेशा कप्तान रहेंगे। धोनी की कप्तानी में 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की शुरुआत करने वाले विराट कोहली पहले ही मैच में महज 12 रन पर आउट हो गए थे। दूसरे मैच में भी विराट कोहली ने 37 और तीसरे में 25 रन बनाए। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 4 और 15 रन बनाए थे। श्रीनगर, शिमला और मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे फिर बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में लोग जाम में फंसे हैं। बर्फबारी है लेकिन मुश्किलात भी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। प्रॉब्लम यह है श्रीनगर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही भी बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगले 2 दिनों तक होने वाले इम्तिहान भी टाल दिए गए हैं। श्रीनगर में पिछले 2 दिनों से जो बर्फबारी हुई है उसके कारण यहाँ जीवन बहुत ही दिक्कतों भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्रीनगर के मौलाना आज़ाद रोड पर खड़े हुए हैं। कई इलाकों से ये शिकायत आ रही है कि कल शाम से ही उन्हें बिजली नहीं है। वहीं कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सारे एग्जाम जो हैं वो पोस्टपोन किए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर मनाली तक भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले उम्मीद नहीं थी कि स्नोफॉल होगी, क्योंकि यहाँ आके लग रहा था बहुत ही हवा चल रही है। ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये देखने का मौका मिला। आज हनुमान जी की कृपा से पूरा शिमला ने जो है सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की वजह से शिमला, कुफरी, नरकंडा, मशोबरा के रास्ते बंद हो गए हैं।